बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ऑलरेडी तीन चीजें मैं बता चुका हूं कि पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि राउट्स लॉ के लिए आपको कौन कौन सी चीजें याद करनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट वन जो बता चुका हूं वो है आइडियल सॉल्यूशन, यानी राउट्स लॉ अप्लाई कहां पे होता है? अप्लाई आइडियल सॉल्यूशन पे होता है। ये मैं फिर बता रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए शर्तें कौन कौन से हैं? अगर डेल एच इज इक्वल टू 0 हो, अगर डेल वी इज इक्वल टू 0 हो, ऐसे सॉल्यूशन पर हम राउट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल के साथ बता चुका हूं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है, यहां पे क्लोरोबेंजीन है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे क्लोरोबेंजीन है। अगर यहां पे ब्रोमोबेंजीन है, सॉल्वेंट है, तो अगर इन दोनों को आप मिलाओ तो एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन बनाओ, और सॉल्यूशन जब बनाओगे तो ये भी 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया है और ये भी 50 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, और ये कितना बन जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम में जीरो चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में जीरो चेंज, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम राउट्स लॉ को अप्लाई करते हैं, यानी जो वॉल्यूम में चेंज ना हो, वॉल्यूम में चेंज ना हो, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन पे हम राउट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राउट्स लॉ जो है, ये राउट्स लॉ जो कि फर्स्ट वन जो वॉल्यूम में चेंज ना आता हो, डेल एच में चेंज ना आता हो। सेकेंडली, जो वो सॉल्यूशन पे हम राउट्स लॉ को अप्लाई करते हैं जो कि सॉल्यूशन में हमारे पास डाइल्यूशन हो, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, यानी इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे अप्लाई नहीं करते। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम इसमें ले लेते हैं। किसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये दो सूरतों में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक को सॉल्यूट हम कहते हैं और दूसरे को हम सॉल्वेंट कहते हैं। इस तरह है ना, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट जो है ये भी वोलेटाइल हो, और ये जो सॉल्वेंट है ये भी वोलेटाइल हो, दोनों में वोलेटिलिटी हो। सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो। इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या ओ और कंडीशन है, ये चेक कर लो। सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन वोलेटाइल हो। सेकेंडली, सॉल्वेंट अगरचे वो हो, वोलेटाइल हो, तो बात बन सकती है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये भी एक कंडीशन है सॉल्यूशन के लिए, आइडियल राउट्स लॉ के लिए। या तो हमारे पास सॉल्यूट वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, हम अप्लाई करते हैं राउट्स लॉ को। या सॉल्यूट, अब देखिए वोलेटाइल का मतलब है यहां पे आप एक सॉल्यूशन बनाओ, एक कंटेनर ले लो जिसमें आप पानी लो। क्या लो? पानी लो। ये वाटर का है, वाटर का है, ये वाटर है, ये वाटर है। और ये नेक्स्ट एक कंटेनर में बना रहा हूं, ये फॉर एग्जांपल अल्कोहल का है। किसका है? अल्कोहल का है। ये किसका है? अल्कोहल का है। अब एक सॉल्यूशन, अब एक अल्कोहल का है, अल्कोहल,
और एक वाटर है। इसको चलो मान लो सॉल्वेंट है, इसको मान लो सॉल्यूट है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना दोनों वोलेटाइल है। क्या है? दोनों वोलेटाइल है। अब यहां पे क्या लेंगे? अगर सॉल्यूट क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट शुगर ले लो। क्या ले लो? शुगर ले लो। शुगर आप ले लो, शुगर को किसमें डाल दो? पानी में डाल दो। किसमें डाल दो? पानी। पानी क्या है? वोलेटाइल है। इसमें क्या ले लो? शुगर को डिसॉल्व करो, सुक्रोज शुगर को डिसॉल्व करो। लेकिन सुक्रोज शुगर आयन फॉर्म में चेंज नहीं होता। किसमें? यानी इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हो यानी आयोनाइज्ड होता हो, क्या होता हो? आयोनाइजेशन होता हो। आयोनाइज्ड यानी जो चीज आप डाल दे, फॉर एग्जाम्पल एनी वाटर है, इसमें आप NaCl को डिसॉल्व करो। किसको डिसॉल्व करो? NaCl को। अगर ये सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में चेंज होता है तो ये रॉड्स लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता। नहीं समझे? रॉड्स लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता। यानी नाइट्रेट है, सल्फेट है, क्लोराइड्स है, हैलाइड्स है, जितने भी है इन पे हम रॉड्स लॉ अप्लाई नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि अब देखिए, एक सॉल्यूट वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट वोलेटाइल हो सकता है। सेकेंडली, सॉल्यूट आपने शुगर लिया है। क्या लिया है? शुगर। डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें? वाटर में। वाटर क्या है? वाटर वोलेटाइल है। शुगर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयन में कन्वर्ट ना होता हो। अब ऐसे सॉल्यूशन पे हम रॉड्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, पर इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। गॉट इट? तो ये इनको समझना, रॉड्स लॉ के लिए इन चीजों का समझना इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी समझ नहीं है तो फिर आप आगे हमारे पास नहीं चल सकते। पढ़ाई करूं? अब देखिए मैंने कहा कि दो चीजें हैं सॉल्यूशन में, चेक कर लो। दो चीजें हैं, मैंने दो चीजों को लिया है। एक को मैंने लिया है वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट। इनके लिए हम रॉड्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ये सॉल्वेंट वोलेटाइल है, ये सॉल्यूट वोलेटाइल है। अब देखिए, ये इसकी जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है तो वो किसमें चेंज होते हैं? किसमें? वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। किसमें? वेपर में। और जो ही वेपर यहां पर पहुंचेंगे तो कंडेंसेशन होगा। सुना है, या लिक्विड चैप्टर में आप लोगों ने सुना होगा। और जब कंडेंसेशन होगा तो ये भी नीचे की तरफ आना शुरू कर जाएंगे और यहां पे क्या एस्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। क्या एस्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। अब इक्विलिब्रियम के दौरान जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करे, दैट प्रेशर वुड बी कॉल्ड वेपर प्रेशर। लगी समझ में? अब ये प्योर सॉल्वेंट है। ये प्योर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ ए मींस कंपोनेंट ए, इसको कंपोनेंट ए समझते हैं। क्या समझते हैं? कंपोनेंट ए समझते हैं। और पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ये क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्या होता है? ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है अब ये हम समझेंगे। अब कंपोनेंट बी सल्यूट की तरफ आ जाओ, या सल्यूट को अब इसको हम तो सल्यूट नहीं कह सकते। अब इसको मैंने डाला नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी एक प्योर लिक्विड है, ये भी प्योर लिक्विड है, ये भी प्योर सॉल्वेंट है, ये भी प्योर सॉल्यूट है, या प्योर लिक्विड है या सॉल्यूट्स। क्या है? तो डाला तो नहीं, ये सोल्यूशन तो नहीं बनाया। अब क्या है यहां पे भी? क्या इसी तरह फिनोमेना इसमें भी होगा स्टूडेंट कि क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। यहां पे भी मैं पी नॉट बी का कहूंगा कि यहां पे भी ग्रेटर होता है। पी नॉट बी ग्रेटर होता है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। अब इन दोनों से सॉल्यूशन बनाओ।
क्या बनाओ? सोल्यूशन बनाओ। अब यहां पे मैं क्या बना रहा हूं? सोल्यूशन बना रहा हूं। इन दोनों को क्या करूं? मिक्स्ड अप कर रहा हूं। जब आप इन दोनों को मिक्स्ड अप करेंगे तो याद रखना यहां पे हमारे पास क्या है? दो सॉल्वेंट है, यानी दो लिक्विड है। यहां पे हमारे पास सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। यानी यहां पे जो वेपर्स यानी कन्वर्ट होंगे किसमें? वेपर्स में। वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, जरूरी नहीं है कि इस तरह हो, यानी इसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब सोल्यूशन बन जाए तो इनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। यानी पहले प्योर यहां पे ए जा रहे थे ना, यहां पे अगर ए जाता है तो ये भी जाएगा, यानी ऑपरेशन का जो अमल है वो कम हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर वहां पे तो सिंपल सी बात है, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, यहां पे प्योर सोल्यूट है, यानी प्योर लिक्विड है दोनों में, तो ऑटोमेटिकली इनका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पे तो मैं ये नहीं कह सकता कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है उसका, यानी मैं कह सकता हूं कि पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट शुड बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। नहीं समझे? समझ लग गई? हाँ, लगी समझ में? हाँ, अच्छा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, अगर इनकी भी आपको समझ आ गई तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये चीज आपने नोट करना होगा कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? वोलेटाइल है। सॉल्यूशन क्या है? वोलेटाइल है, यानी कंपोनेंट ए भी वोलेटाइल है और कंपोनेंट बी भी वोलेटाइल है। यानी हम रॉड्स लॉ पढ़ रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट इनटू वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम इनको अप्लाई कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब रॉड्स लॉ क्या चीज है? ये तो अभी तक जो हम कर रहे हैं, ये रॉड्स लॉ को समझने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। यानी रॉड्स लॉ में फरमाते हैं कि वेपर प्रेशर, आप यानी ये वी नहीं लगा सकते हैं, सही है ना? वेपर बीएनपी का मतलब है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। क्या कहा? वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। इसका मतलब यह है कि वेपर प्रेशर तब ज्यादा होगा जब उस सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट या सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो। इसमें अमाउंट सॉल्वेंट क्या है? ए कंपोनेंट सॉल्वेंट है। अगर इस सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट ज्यादा है, यानी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, तो इट मीन दैट वहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, समझो। बात समझ में लगे समझ में? अब हम वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1। अब पी नॉट ए क्या चीज है? पी नॉट ए ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि पी नॉट ए इज एक्चुअली द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। किसका है? प्योर लिक्विड का क्या है? वेपर प्रेशर है। ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि सॉल्यूशन में सिर्फ एक कंपोनेंट तो नहीं है, सॉल्यूशन में तो मैंने दोनों को मिक्स किया हुआ है ना। सॉल्यूशन में अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट को देखते हैं, चेक करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट अगर इस सॉल्यूशन में बी कंपोनेंट ज्यादा है, बी कंपोनेंट यानी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो इसी तरह इस इक्वेशन को 3 का नाम दे दो, इस तरह पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको 4 नंबर, ये EBCD जो भी आप देना चाहें दे दो। अब देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि
वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पर? मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अब क्या है? अब आप लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? उसको अप्लाई करें कि हमारे पास टोटल प्रेशर जो है वो बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, इस तरह है ना, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। अब ये जो प्रेशर हम पढ़ रहे हैं, पहले कंपोनेंट्स की प्रेशर को हम पढ़ रहे थे, इसको मिटाऊं। अब पहले अमाउंट की, ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूट की प्रेशर हम स्टडी कर रहे थे, अब हम स्टडी करते हैं सॉल्यूशन की। किसकी? सॉल्यूशन की। ये जहन में ये नक्शा जो है ये बताओ कि हमने क्या पढ़ना है। हमने एक्चुअली वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सॉल्यूशन, या याद बनाओ, सॉल्यूशन है जिसमें क्या है? दोनों कंपोनेंट्स हैं, ए भी है बी भी है, यानी सॉल्यूट जो हमने डाला है, सॉल्यूट जो हमने डाला है वो भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। गुड, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, वोलेटाइल, हाँ ये भूलना नहीं है। और सॉल्यूट भी क्या है? वोलेटाइल है। शाबाशी, वोलेटाइल है। सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। सही है। अब देखिए मैंने डाल दिया, अब इसमें इसकी वैल्यू क्या करो? पुट करो, पी की वैल्यू भी पुट करो, एंड ये हमारे पास, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, टोटल प्रेशर भी लिख सकते हो। वेपर प्रेशर क्योंकि मिक्सअप कर रहा हूं, मिला रहा हूं दोनों को, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। और एक चीज आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन में सीखा होगा कि हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी ये हमेशा के लिए 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन कहा था ना कि मोल फ्रैक्शन जो है ये 1 से ग्रेटर नहीं होता, ये हमेशा के लिए 1 के बराबर होता है। अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मालूम करना है तो इसको इस तरह करें कि 1 माइनस एक्स बी कर दो। इनके लिए मैं काम कर चुका हूं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, कल मैं शायद बता चुका हूं ये कि 1 माइनस एक्स बी। अब ए की जगह आप 1 माइनस एक्स बी को फुट करो, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वही इक्वेशन है। अब क्या करो, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लगी समझ में? इसको रीअरेंज लिख दो। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। रीअरेंज कर दिया मैंने, इसको यहां पे ले आया, पी नॉट एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी को। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और एक्स बी को आप क्या ले लो? कॉमन ले लो। ये प्लस पी नॉट ए हमारे पास जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका? राउट्स लॉ का। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब क्या है? इस मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब यह है कि अगर आपके पास ये कंपोनेंट 0 हो गया, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास सॉल्यूशन में एक्स ए भी है और आपके पास सॉल्यूशन में एक्स बी भी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी है सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी भी है। समझ में आ रहा है ना? आपके पास सॉल्यूशन में कौन कौन सी मोल फ्रैक्शन है? ए भी है, बी भी है। आप एक्स बी को 0 कर दो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए के बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या है? अब यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है। इसको, ये जो सॉल्यूट है इसको मैंने
वेपर प्रेशर अब बी कंपोनेंट माना था और इसको मैंने वेपर प्रेशर अब ए कंपोनेंट माना था, पी ए, इस तरह माना था। अब इसको मैंने एक्स ए मान लो या इसको आप एक्स बी मान लो, इस तरह कर लो। एक फैक्टर को आप -0 कर दो, एक्स ए को 0 कर दो या एक्स बी को, इसको आप 0 कर दो, इसको आप 0 कर दो, इसको 0, एक्स बी 0 मानो। तो जब 0 मानोगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। फिर वेपर प्रेशर अब सोल्यूशन किसके बराबर होगा? पी नॉट ए के बराबर होगा ना। इसका मतलब है कि अगर आपने एक को सोल्यूशन में एक को 0 माना ना, जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना, वो दूसरे कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर होगा, यानी दूसरे कंपोनेंट का प्रेशर होगा। यानी अब कहेंगे कि अगर मोल फ्रैक्शन अब बी को 0 मानोगे तो इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर होगा वो एक कंपोनेंट की वजह से होगा। इसका ये मतलब है। लगे समझ? करेक्ट। अब एक कंपोनेंट को 0 मानो, एक ही कंपोनेंट को आप क्या मानो? 0 मानो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? जो वेपर प्रेशर है दूसरे सॉल्वेंट का होगा। इसको अब समझना है कहां से? इनको अब हमने और समझना है किससे? इसको हमने और समझना है, ये ऑलरेडी हो चुके हैं। इसको हमने समझना है ग्राफ से। किसे? ग्राफ से। अब ग्राफ की तरफ आओ, यानी इसका ग्राफ आप चेक करो, बुक में दिया है, ग्राफ चेक करो। अब देखिए हमारे पास है वेपर प्रेशर, यानी ये जो लाइन है ये वेपर प्रेशर का है। किसका है? वेपर प्रेशर। और ये भी लाइन किस चीज का है? वेपर प्रेशर का है। लेकिन देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंपोजिशन। क्या लिख रहा हूं? कंपोजिशन। ये ग्राफ को समझो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक्स ए 1 है, एक्स ए। यहां पे जब ऐसे हम जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो एक्स ए विल बिकम 0, यानी मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? 0, कम हो रहा है, यानी एक्स 1 से जा रहा है 0 की तरफ। इस पॉइंट पे एक्स बी जो है वो 1 है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो एक्स बी 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये क्या हुआ? इस ग्राफ को समझो प्लीज। इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां पे ज्यादा है, मैक्सिमम है। 1 मीन मैक्सिमम है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ज्यादा है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ज्यादा हो तो लाइन यहां पे आएगा। समझ लगे कि कहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना। तो जब ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये उस तरफ जा रहा है ना, नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं ना। एक की बात करूं, एक को समझो, आप भी खुद बहुत समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ए कंपोनेंट भी है, बी कंपोनेंट भी है। हम ग्राफ में इस तरफ जाते हैं, इस साइड, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कहते हैं ना इसको। अब इस तरह लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो ए कंपोनेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होती है। तो हमने ये समझा, हमने ये पढ़ लिया राउट्स लॉ में, अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। पढ़ लिया ना। अब इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। पर पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। अब इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन अभी क्या है? मैक्सिमम है ना, तो प्रेशर यहां पे होगा। यहां पे होगा, यहां पे। अब देखिए बुक में थोड़ा सा इसको ऊपर बनाया है और मैंने भी ऊपर बनाया। इसका मतलब ये नहीं है ये वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा ना जो वोलेटाइल हो। अब जरूरी नहीं कि दो चीजों को मैंने मिलाया है, अल्कोहल और वाटर को मैंने मिलाया, दोनों की वोलेटिलिटी सेम होगी, दोनों का ऑपरेशन सेम होगा, इस तरह नहीं है। इसलिए थोड़ा सा फर्क है, बुक में भी फर्क दिया है। ये डिपेंड करता है कौन सा वोलेटाइल है। लेकिन एक्स बी को हमने अल्कोहल माना था, आई थिंक अल्कोहल माना था। अब देखिए इसको अल्कोहल वोलेटाइल भी है। अब एक्स बी यहां पे क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब है कि यहां पे वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है।
तो जैसे जैसे आप इनकी मोल फ्रैक्शन को कम करोगे तो एक टाइम पे आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन जीरो, वेपर प्रेशर जीरो, मोल फ्रैक्शन जीरो, वेपर प्रेशर जीरो। बड़ा पॉइंट। लेकिन ये वाला लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है, ये आपको मिल रहा है टोटल प्रेशर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब टोटल प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे डेल एच क्या है? जीरो है। डेल एच क्या है? जीरो है। इस पॉइंट पे डेल वी इज इक्वल टू जीरो है। ये कब जीरो होता है? जब ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट के दरमियान जो अट्रैक्शन होगा वो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बराबर होगा। ये बात भी मैं कर चुका हूं, बार बार कर चुका हूं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा यदि ए कंपोनेंट का आपस में जो अट्रैक्शन है और बी कंपोनेंट का आपस में जो अट्रैक्शन है। बताओ इस पॉइंट को दोबारा देखिए, ये पॉइंट मुश्किल नहीं है। यहां पे मैंने लिया था क्या? वाटर लिया था। क्या लिया था? वाटर लिया था। और दूसरे में क्या लिया था? अल्कोहल लिया था। इस तरह था ना? दूसरे में क्या लिया था? अल्कोहल लिया था। ये अल्कोहल है, इसको बी मान लो। ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपस में बी के दरमियान इंटरेक्शन। यहां पे ये इस कंपोनेंट को ए मानो और इस कंपोनेंट को भी, इस मॉलिक्यूल को भी ए मानो, इसका आपस में इंटरेक्शन। जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो ई बी कंबाइन हो गए। ई बी क्या हो गए? कंबाइन हो गए। तो ई बी आपस में कंबाइन हो गए। ये सॉल्यूशन का वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखिए ए बी ए के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन ये कर्व किसके लिए है? ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए है? ये स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किस पर? आइडियल सॉल्यूशन पे। अब पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं कि वेपर प्रेशर कम हो तो वेपर प्रेशर कब कम होता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो। क्या हो? फॉर एग्जाम्पल हमने ये, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईएमएफ। है ना जरा? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, तो एवोपरेशन कम होगा। एवोपरेशन क्या होगा? कम होगा। जब एवोपरेशन कम होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि वेपर प्रेशर कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम है तो ये वाला लाइन किसके लिए है? ये तो डेल एच इज इक्वल टू जीरो के लिए है। ये वाला कर, अगर ये इसको डेविएशन कहते हैं। आइडियल से डेविएट कर रहा है। कब डेविएट कर रहा होता है? जब हमारे पास डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो, एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक कब होती है? ये पॉइंट बता चुका हूं कि जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे स्ट्रांग इंटरेक्शन हो। जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में स्ट्रांग इंटरेक्शन हो यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो तो वहां पर डेल एच मस्ट बी नेगेटिव। जब मस्ट बी नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वेपर प्रेशर कम होगा। ये स्टूडेंट देखो, ये वाला चेक करो ना, वेपर प्रेशर कम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अब देखिए, एक दो सॉल्वेंट को आप आपस में मिला रहे हो, ये आप चेक कर लो। ये इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है? इस सॉल्यूशन में हमारे पास है वाटर और इस सॉल्यूशन में हमारे पास है HCl या नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपस में इंटरेक्शन इसका स्ट्रांग होता है। आपस में क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो आप फॉर एग्जांपल एक में आपने वाटर लिया था, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने शायद भूल चुके हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ली है, 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ली है और यहां पे 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने क्या लिया है? 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने ली है, खुदा आपका वाला करे, HCl ली है। क्या लिया? HCl। अब दोनों को मिलाओ तो 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। क्या है? नॉन आइडियल। अब ये लेस देन 100 होगा, लेस देन 100 सेंटीमीटर, यानी ये 97 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन होगा। यानी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रांग है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो? स्ट्रांग हो, तो वहां पे हम कहते हैं कि यहां पे डेल एच नेगेटिव है।
डेल एच क्या है? नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है, आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम में नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो वहां पे डेल एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये क्यों होगा? और ये आपको पता होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको नेगेटिव एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, नेगेटिव एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। अगर हम अब देखो, अब इसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अगर ये क्या हो, इस तरह डेविएट कर रहा हो, क्या कर रहा हो? इस तरह डेविएट कर रहा है, ये डेल एच नेगेटिव के लिए, इसके लिए है नेगेटिव के लिए। अगर हमारे पास इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन बहुत कम है, इंटरेक्शन बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो वहां पे हीट देना पड़ता है ना, हीट देना पड़ता है। तो यहां पे डेल एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये लाइन भी नॉन आइडियल के लिए है और ये वाला लाइन भी नॉन आइडियल के लिए है। ये दोनों लाइन किसके लिए है? नॉन आइडियल के लिए। सिर्फ ये वाला लाइन जो है, जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे डेल एच मस्ट बी जीरो एंड डेल बी मस्ट बी जीरो। तो ये था रॉल्स लॉ फॉर दो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट जो वोलेटाइल हो, जो क्या हो? वोलेटाइल हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लगी समझ में? थैंक यू।